हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम उसी टॉपिक को आज आगे लेकर के चलते हैं। राज्यपाल गवर्नर के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, कल हमने उसके संवैधानिक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे उनके अकॉर्डिंग आपको बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कि राज्यपाल के पास में भी राष्ट्रपति की भांति यानी प्रेसिडेंट की तरह ही गवर्नर के पास में भी पावर्स और फंक्शन है। मोटे रूप से हम राज्यपाल की शक्तियां व कार्यों को हम मोटे रूप से राज्यपाल की जो शक्तियां है इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। मोटे रूप से इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है इसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कार्यकारी शक्तियां, या हम बोल सकते हैं कार्यपालिका शक्तियां। दूसरी जो है वो है इसकी विधायी शक्तियां अर्थात लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। तीसरी जो है वो है इसकी वित्तीय शक्तियां अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी फाइनेंशियल पावर के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आती है इसकी जुडिशरी पावर, न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। हम न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं यानी जुडिशरी पावर। देखिए, आप चार भागों में इसकी शक्तियां पावर्स को हमने विभाजित किया है, डिवीजन किया है। सुविधा की दृष्टि से देखिए आप, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशरी। हम एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कार्यकारी शक्तियां। तो आप देखिए, अच्छा ये देखिए आप, कार्यकारी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर, देन आपका लेजिस्लेटिव पावर, फिर आपकी न्यायिक जुडिशरी पावर और फिर आपकी फाइनेंशियल पावर की बात की गई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, थोड़ा इस पॉइंट को देखते हैं। उससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने लास्ट जो, ध्यान से सुनना, लास्ट हमने आर्टिकल जो है वो 159 पर छोड़ा था। आपको 159 में आपने देखा था ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई थी। अब आर्टिकल 160, 161 और 162 इनको अलग तरीके से बताया जाएगा आपको। यहां पर आप देखिए कि आकस्मिक यानी कॉन्टिजेंसी प्रोविजंस किए हुए कि आपात स्थिति में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में 160 में कहा गया है। 161 आपको पता है पार्डन पावर्स है, और 162 में हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर हमारे लिए ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर मैं आपको एक बात दोहराना चाहता हूं, ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह से, कि हम अब आर्टिकल के सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। जो कंटेंट है उस पर हमारा फोकस रहेगा। आर्टिकल का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं कि अनुच्छेद से संबंधित जो क्रमिकता है वो अब थोड़ी इधर उधर होगी। फिर भी कोशिश की जाएगी कि उसको सीक्वेंस में रखा जाए, क्योंकि हमने जब इसके कार्य अर्थात राज्यपाल की जब कार्यों की बात हमने कर ली, तो कार्यों में अलग अलग कार्य जब वो करता है तो उससे संबंधित अनुच्छेद भी अलग अलग, यानी आर्टिकल जो उससे रिलेटेड होते हैं वो अलग अलग यानी डिफर करेगा। फिर भी अब ध्यान, मोटे रूप से मैंने बता दिया। 159 में हमने देखा था शपथ की बात है, 160 में मैंने आपको बताया कॉन्टिजेंसी के बारे में, अर्थात 162 में एक्सटेंशन की बात, और 161 आप जानते पार्डन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है यहाँ पर सबसे पहला आता है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में हमने आपको बताया भी था, वैसे आपको याद होगा अनुच्छेद आर्टिकल 154 कि राज्य की जितनी भी यानी स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर में वेस्ट यानी उसके अंदर निहित है, और उसका उपयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। उसका उपयोग जो है वो अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। 154 में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। अब यहां हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान सुनना, ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 163 जब हम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हम पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल में आर्टिकल 163 को हम पढ़ेंगे। अब फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं कि उसका सहयोगी, अर्थात हमने पढ़ा भी था कि वो अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से
कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। कौन? राज्यपाल। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए उसको सहयोग देने के लिए कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री को सहयोग देने के लिए मंत्री। अर्थात आर्टिकल 164 स्पष्ट शब्दों में कहता है, ध्यान रखना, कि वो जब हम आपको मंत्रिपरिषद पढ़ाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाएंगे, तब और डिटेल में बताएंगे कि मुख्यमंत्री यानी विधानसभा में, स्टेट असेंबली में जो मेजोरिटी पार्टी होगा उसका जो नेता होगा, द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन स्टेट असेंबली, वो चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा। और वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल की ये शक्ति किस में आती? कार्यकारी शक्ति में आती। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हमेशा ध्यान रखना, अदर जो मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट गवर्नर करेगा, बट वो किसकी एडवाइस पर करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये आर्टिकल 164 आ गया। 164 में ही एक भाग और आता जो इंपॉर्टेंट है, हमारे सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए यहाँ पर कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट, ये प्रोविजन किया गया, इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी ट्राइबल वेलफेयर के लिए। अब ट्राइबल वेलफेयर के लिए स्टेट कौन कौन से, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए, आप छत्तीसगढ़ आ गया, आपका झारखंड आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, एमपी और उड़ीसा आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस आर्टिकल को ध्यान से देखना कि यहाँ पर बिहार नहीं है, बिहार यहाँ पर नहीं है, यानी बिहार को ओमिटेड किया गया है। कब किया गया? आप ध्यान रखना, 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 2006 में हुआ था। इसमें क्या किया गया कि बिहार को तो बाहर किया गया, और उसके स्थान पर, जब बिहार को बाहर किया तो उसके स्थान पर हमने किस किस को शामिल किया? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ और झारखंड को। छत्तीसगढ़ और हमने झारखंड को ध्यान रखना, बिहार को बाहर किया, उसके स्थान पर ये दो स्टेट को उसमें जगह दी गई। किसमें? संविधान में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? संविधान संशोधन कौन सा था? 94। कब हुआ? 2006 में हुआ था। और किसको अमिट किया? बाहर किसको किया? बिहार को किया। और किसको जगह दी? रिप्लेस, यानी बिहार के जगह हमने किसको रिप्लेस किया है? छत्तीसगढ़ और झारखंड को किया। ध्यान रखना। तो आपसे वो सवाल पूछेगा, ध्यान रखना, कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट जो है, कितने स्टेट में है जिसमें राज्यपाल के पास में ये पावर है कि वो इनके लिए अलग से एक जनजाति कल्याण मंत्री, अर्थात ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। तो ध्यान रखना, एक छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका उड़ीसा, 4 राज्य, इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। तो आप ध्यान सुने, 164 का ही हिस्सा है ये। आर्टिकल 164 में हमने क्या कहा कि वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर कैसे होगी, जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब और इसको डिटेल में हम करेंगे। अब आता है हमारा कि भाई जनजाति जो कल्याण है, अर्थात ट्राइबल वेलफेयर जो मिनिस्टर है इन 4 राज्यों में, राज्यपाल उनकी क्या करता है? नियुक्ति। आप देखिए, अब आता है इसका नेक्स्ट जो है, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, एडवोकेट जनरल। ध्यान रखना, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आपको अच्छी तरह से पता है, इसके लिए जो आर्टिकल है वो 165 है। अब ये महाधिवक्ता होता कौन? एडवोकेट जनरल होता कौन है? मैं आपको एक बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ कि जब नई सरकार का गठन होता है, नए मुख्यमंत्री जी आता है, नया मंत्रिपरिषद आता है, और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की शपथ के बाद में ही इस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता वह व्यक्ति बनेगा, एडवोकेट जनरल वो होता है जो हाईकोर्ट का जज बनने की, अर्थात हाईकोर्ट का जज बनने की जिसके पास में क्वालिफिकेशन, योग्यता होती है, वो महाधिवक्ता बनता है। अब आता है कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके वेतन भत्ते, उसके सैलरी और अलाउंसेस जो है वो भी डिटरमाइन कौन करेगा? गवर्नर करता है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महाधिवक्ता की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। कौन हो सकता है? तो ध्यान रखना, जिसका क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने की होगी, वह व्यक्ति स्टेट का एडवोकेट जनरल बन सकता है। ठीक बात है। फिर आता है कि उसका सैलरी और अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करेगा? तो गवर्नर स्टेट का। फिर आता है कि उसका फंक्शन क्या है। तो एडवोकेट जनरल का मेन फंक्शन है, ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, विधिक सहायता या
ध्यान रखना एक तरह से लीगल असिस्ट करना किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, जब भी जरूरत हो तो कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, महाधिवक्ता की। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 165। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना पहले 3 फंक्शन आए हमारे कार्यकारी शक्तियों में। सबसे पहला आप ध्यान सुनिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कौन करेगा, राज्यपाल। फिर आता है इसी से जुड़ता हुआ कि राज्यपाल 4 राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री यानी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। और फिर हमने कहा एडवोकेट जनरल जो है इसको भी अपॉइंट करता है, इसकी सैलरी अलाउंसेस को डिटरमाइन करता है। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन एडवोकेट जनरल बनेगा, ऐसी क्वालिफिकेशन रखने वाला व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है वो बनेगा। ये लीगल एडवाइस देता है किसको, स्टेट को। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा कार्यकारी शक्तियों और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो देखिए, राज्य के सभी कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्य के सभी कार्य, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। टेकन हिज नेम यानी कौन, राज्यपाल के नाम से। ध्यान रखना, राज्य के सभी कार्य औपचारिक रूप से किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से किए जाते। किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से किए जाते। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये आर्टिकल आपको लग रहा होगा कि 165 कहाँ गया, 165 मैंने एडवोकेट जनरल बता दिया। अब आता है 166, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 166 में 2-3 बातें हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट transaction of business of state government and for the allocation among the minister of the said business। सिंपल सी बात है कि कार्य सुविधा पूर्वक यानी सही तरीके से, कन्वीनियंट यानी कोई डिफिकल्टीज ना हो। तो ध्यान रखना ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के संदर्भ में यदि आपने देखा हो तो आर्टिकल 77 आता है, यहाँ पर 166 है और 166 में सब क्लॉज 3 है, जिसमें आपसे वो पूछेगा एग्जाम में। ध्यान रखना कि ये राज्यपाल की शक्ति है, पावर है। ध्यान रखना कि वो स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों को सुचारू और सही ढंग से करने के लिए नियम, कायदे, कानून बनाएगा। और मंत्रियों को कार्य किस प्रकार से आवंटित किए जाएं, इससे संबंधित भी नियम राज्यपाल बनाएगा। अब आता है नेक्स्ट, एक और है इसी से जुड़ा हुआ है, वह ये नियम भी बना सकता है कि उसके नाम से किए जाने वाले कार्य, आदेश प्रमाणित कैसे होंगे। इसी का अगला हिस्सा है वो, एक तरह से he can make rules about how the work and order done in his name will be certified। यानी यहां पर एक शब्द आता है, ध्यान रखना, ये प्रमाणित। प्रमाणित अर्थात कि उस वो किस प्रकार के नियम बना सकता है कि जो भी उसके नाम से काम किया जाएगा स्टेट में, उसे किस प्रकार से सर्टिफाई किया जाएगा, ये रूल्स भी वो बनाता। और ये भी उसका जो हिस्सा है वो 166 का ही हिस्सा है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आगे। अब वो नियुक्ति करता है। अब वो किन किन की नियुक्ति करता है, हमारे स्टेट लेवल के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, ध्यान रखना, जिनकी मोटी मोटी हमने लिस्ट दी है, हर स्टेट में ये होते हैं। अब ध्यान रखना, हम बता रहे हैं आपको, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन आप अच्छी तरह जानते हैं। लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। और आपको पता ही है पार्ट 9 में इसका उल्लेख मिलता है हमको, आर्टिकल 243 के। जो पढ़ेंगे लोकल बॉडीज तो बताएंगे आपको। तो स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति हमारा राज्यपाल करता है। आपको पता ही है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन और मेंबर्स जो है अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई है, आपको पता होगा कौन करेगा, और राज्यपाल करेगा। लोकायुक्त जो हमारे स्टेट में यानी सेंटर में लोकपाल होता है, और राज्यों में जो लोकायुक्त है इसकी भी नियुक्ति हमारा राज्यपाल ही करता है। और राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का ही विस्तार है एक तरह से। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, इस पर भी जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। फिर आप देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति अर्थात गठन, हम यूं कह सकते हैं गठन राज्य मानव अधिकार आयोग का, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसको रीऑर्गेनाइज करना, और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो कमिश्नर है उसको अपॉइंट करना, ये भी हमारे गवर्नर के जुरिडिक्शंस में आता है, उसके क्षेत्राधिकार में आता है। अब देखिए राज्य महिला आयोग, स्टेट वुमेन कमीशन,
स्टेट वुमेन कमीशन जो है इसमें भी मेंबर्स हो चाहे उसका चेयरपर्सन हो, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल करता है। फिर जो मैंने एक बात यहाँ पर लिखी है, थोड़ा इसको ढंग से देखते हैं, इन्होंने थोड़ा सा त्रुटि कर दी है पीपीटी वालों ने। यह है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। सबसे पहला तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि आपको पता है कि आजकल स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी खूब बोलबाला है और उनके चांसलर अलग अलग होते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होता है, ध्यान रखना, वाइस चांसलर यानी जिसको हम कुलपति कहते हैं या वीसी, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, वीसी, यानी ये जो कुलपति है इसकी नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है इसका जो चांसलर होता है, ध्यान रखना, इसका जो आपका चांसलर जो होता है वो चांसलर आपका गवर्नर होता है। कौन होता है, गवर्नर। अब यहाँ पर एक और बढ़िया चीज बताते हैं आपके पॉइंट ऑफ, आपको मैंने कल जिक्र भी किया था, आज फिर करता हूं मैं, एमएम पुंछी कमीशन, मदन मोहन पुंछी कमीशन, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था, ध्यान रखना, कि राज्यपाल को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि अपने बड़े एग्जाम आते हैं सिविल सर्विस के, उसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि किस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी, किस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी या सुझाव दिया था कि राज्यपाल को सरकारी विश्वविद्यालयों का चांसलर नहीं होना चाहिए। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, मदन मोहन पुंछी आयोग ने सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर कमीशन बना था। ओके, तो ये तो कुछ एक मैंने लिस्ट दी है। और भी आपको बता दूं, बाल संरक्षण जो है, चाइल्ड जो कंजर्वेशन जो कमीशन है हमारा, बाल अधिकारों को लेकर के, चाइल्ड राइट्स जो है उनको लेकर के भी जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी, यानी स्टेट लेवल के जो भी हमारे स्टेट्यूटरी कह दो या कॉन्स्टिट्यूशनल कह दो, जो भी बॉडीज है उनमें जो चेयरपर्सन वगैरह जो नियुक्त किए जाते हैं स्टेट लेवल पर, मोटे मोटे तौर पर वो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताया थे, सिंपल सी चीज है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात, ये है आर्टिकल 167 को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नाम है, ही कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन प्रपोजल फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। यहां मैं आपको 2 चीजें बताना चाह रहा हूं और ये एग्जाम में आता भी है, ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह से। एग्जाम में इस दृष्टि से आता है, ये ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री से किन किन मामलों की जानकारी राज्यपाल मांग सकता है। यानी सिंपल सी बात है, ही कैन सीक द इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन वो कर सकता है, सीकिंग कर सकता है, पूछ सकता है, वो कौन कौन से एडमिस, यानी इसको हम कहेंगे प्रशासकीय, प्रशासकीय और विधायी, इन 2 मामलों से संबंधित वो जानकारी मांग सकता है। अब मैं आपको यहां थोड़ा और बता देता हूं सिंपल तरीके से कि ये जो आर्टिकल है 167 में 3 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं, 3। एक हिस्सा आपको बता दूं, 3 हिस्से होते हैं, इसलिए इसका सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी और सब क्लॉज सी लगता है। ठीक बात है। अब सी को हम आगे और देखेंगे, इसके एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। ये क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है, जब चीफ मिनिस्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आर्टिकल 167 आता है और वो आपसे पीटी में भी पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो वो 167 में। तो आर्टिकल 167 ए में लिखा हुआ है कि इट इज ड्यूटी टू चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वह टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेशन से रिलेटेड स्टेट की जो एक्टिविटीज है उनके बारे में गवर्नर को इंफॉर्मेशन दे। तो वो कौन सा हुआ, ए। और बी अपन ने यहां समझ लिया कि जब मुख्यमंत्री उसको समय समय पर इस मामलों की जानकारी नहीं देता है, तब वह मुख्यमंत्री से किसी प्रशासनिक और विधिक प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है, तब वह स्वयं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब इसका सी जो है वो हम आगे अभी देखते हैं, देखना आप। सी जो है ये रहा आपका, ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which
डिस्कशन, ध्यान रखना, हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा, हालांकि आपको हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्री परिषद ने उस पर संज्ञान नहीं लिया हो, संज्ञान इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ने उसको कंसीडर अभी नहीं किया है। तो राज्यपाल, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है इसकी, वो मुख्यमंत्री से इस मामले पर विचार करने की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सपोज मानो किसी ए मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, अब मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल को उससे अवगत नहीं करवाया और राज्यपाल को जब इस बात का पता चलता है तो वह इसको यानी मुख्यमंत्री को कहेगा, क्योंकि मंत्रियों का ध्यान रखना, नेतृत्व करता यानी लीडर कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर होता है। इसलिए राज्यपाल मुख्यमंत्री से, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति किसने की है, राज्यपाल ने, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, इसलिए वो किससे कंसल्ट करेगा, मुख्यमंत्री से ही कंसल्ट करेगा और मुख्यमंत्री को ही कहेगा कि ऐसा एक मामला हुआ है जिस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक तरह से उस पर संज्ञान अर्थात उसका कंसिडरेशन में नहीं लाया, तो बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस पर कंसिडर नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान सुनना, आर्टिकल जो 167 था इसके कितने पोर्शन थे, 3। बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। पहले में ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जाकर राज्यपाल से मिलेगा, who will go to गवर्नर चीफ मिनिस्टर, ओके। एंड सेकंड जो हमारा सब क्लॉज था उसमें यह था कि यदि उसको रिक्वायर है, किसको, गवर्नर को, किससे संबंधित, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव, कोई भी प्रपोजल है उससे संबंधित अगर कोई इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है, किसको, गवर्नर को, तो वो किसको कहेगा, चीफ मिनिस्टर को कहेगा। तीसरा कि अगर किसी मंत्री ने ध्यान सुनना, अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया और संपूर्ण यानी होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहेगा कि इस विषय को लेकर के मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए। तो मोटे मोटे तौर पे दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि राज्यपाल की जो कार्यकारी यानी कार्यपालिका जो शक्तियां थी वो आपने अच्छी तरह से देखा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट। अब टू द प्रेसिडेंट, ये एक बहुत ही अलग सी बात है। आर्टिकल 356 आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, इसलिए वैसे तो मैं ज्यादा यहाँ चर्चा करना उचित नहीं समझूंगा, फिर भी थोड़ी सी बात बता दो। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता एक, या राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो रिपोर्ट कौन भेजता है? तो यहाँ कहने का मतलब यह है सिंपल सा कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, किस परिस्थिति में करेगा, जब संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना फंक्शनिंग जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करती है। तो आपने देखा होगा कि राज्य की कार्यपालिका यानी राज्यपाल की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, इसमें मोटे मोटे आपने देखा होगा सिंपल कि राज्य के सारे कार्य किसके नाम से किए जाते, राज्यपाल के नाम से किए जाते। समझ में आई बात आपको? मुख्यमंत्री से संबंधित बात मैंने आपको बताई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित, जनजाति विकास के मंत्री से संबंधित यानी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो अपॉइंट करते हैं उनसे संबंधित बात हमने की, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपके 167 से संबंधित, वो भी हमने यहाँ पर आपसे बात की है। तो एक बार हम इसकी कार्यकारी शक्तियों को दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता, ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। आर्टिकल 164 जो हम मंत्रिपरिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे। फिर आपको मैंने बताया था कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर किन किन स्टेट में गवर्नर जो है अपॉइंट करता है, वो बताया था मैंने आपको। फिर एडवोकेट जनरल के बारे में आपसे बात की गई थी, कौन होता है एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165 में इसका प्रोविजन है, जो हाई कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट अपने क्वालिफिकेशन रखता है उसको, और ये स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से क्या करता है,
ध्यान रखना, सलाह देता विधिक मामलों में, ठीक है ना। कानून से संबंधित मामलों में, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संबंधित जो मामले होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को ये सलाह देता है। फिर आप देखिए राज्य के सारे कार्य किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। कार्य सुविधापूर्वक, यानी कार्य बढ़िया तरीके से कैसे और किस प्रकार से किए जाए, यानी मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सरकार का कार्य संचालन अच्छे तरीके से हो तो मंत्रियों के कार्य आवंटन के लिए नियम भी बना सकता है। और फिर उसके नाम से जो कुछ भी काम किया जाता है, किसके नाम से, राज्यपाल, उसको प्रमाणित कैसे किया जाएगा, उसको सर्टिफाई कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी रूल्स ये बनाता है। फिर स्टेट लेवल पर जो भी अपॉइंट करता है उनके बारे में बात की थी, मोटे मोटे मैंने आपके सामने कुछ रखे थे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि मुख्यमंत्री से किसी प्रशासनिक और विधिक प्रस्ताव, और आर्टिकल 167 पर 3 बातें मैंने आपको बताई थी। मुख्यमंत्री जाकर के राज्यपाल को बताएगा, आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से पूछेगा, और किसी मंत्री ने निर्णय लिया और संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने उस पर बात नहीं की है। आर्टिकल 167 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमने डिटेल में चर्चा की थी। अब ये देखो, किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया और मंत्रिपरिषद, जो मैं बता चुका हूं आपको। अब आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, और इसी को आप अच्छी तरह से प्रेसिडेंट जब पढ़ा था उस समय इस चीज को पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट इसकी विधायी शक्तियों की बात करते हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करते हैं। विधायी शक्ति आपको बता दें कि विधायी शक्तियां इसके पास कैसे और क्यों आई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। कि अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, आपने पढ़ा भी होगा, सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको समझाने के लिए। जब हम 79 पढ़ते हैं तो 79 में हम पार्लियामेंट किसको कहेंगे, 79 में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें पार्लियामेंट हम किसको कहेंगे। तो आपको पता है कि पार्लियामेंट यानी संसद के जो पार्ट है, अंग है, उसमें आपने देखा होगा कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, फिर आपने देखा होगा राज्यसभा, और फिर आपने देखा होगा लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा हमारे 2 हाउस हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक वैसे ही जब इनको, ध्यान रखना, मिला देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, संसद। इसका मतलब ये हुआ कि ये राष्ट्रपति पार्लियामेंट का क्या हो गया, पार्ट हो गया। और हमारा जो लेजिस्लेचर जो फंक्शन है वो किसके पास में होगा, लेजिस्लेटिव के पास में होगा। किसके पास, विधायी शक्तियां किसके पास होती है, संसद। वैसा ही मामला हम राज्य के मामले में बात करते हैं तो इसके लिए जो आर्टिकल आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीक्वेंस थोड़ी अलग रहेगी। हम बात करते हैं तो आर्टिकल कौन सा आता है, 168। जब हम 168 की बात करते हैं तो इसमें भी ये ठीक वैसा का वैसा मामला यहाँ पर भी आता है। वहां राष्ट्रपति, तो यहाँ कौन आ गया, राज्यपाल आ गया। फिर हम बात करते हैं कि वहां राज्यसभा है, तो यहाँ एक सदन जो होता है उसे हम विधान परिषद कहते हैं। पढ़ाया भी था मैंने आपको स्टार्ट में, जब शुरुआत की थी हमने लेक्चर की तो बताया था, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर हमने बात की थी विधान सभा की, तो विधान सभा यानी असेंबली। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, अर्थात हम उसको कहते हैं राज्य विधान, राज्य 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 विधान मंडल, यानी स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। तो राज्यपाल इटसेल्फ इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और जब वो इसका भाग है तो इसके पास में ये शक्तियां भी हैं, कौन सी, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर उसके पास में है। आपको अच्छी तरह से पता है कि उसके हस्ताक्षर के बिना राज्य में कोई कानून नहीं बन सकता, अर्थात उसकी अनुमति के बिना राज्य में कोई कानून
नहीं बन सकता। तो मोटे तौर पे समझाने की दृष्टि से मैंने एक सामान्य सा प्रयास है आपके लिए किया था यहाँ पर कि देखिए आप कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये हम बोलते हैं ना कभी-कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते संसद के अंग कौन-कौन से हैं, तो हम क्या लोकतंत्र के अंग की ओर बढ़ जाते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ कितने हैं, वो अलग उस दिशा में बढ़ जाते हैं, जबकि संसद में ये 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी हमारा 2 हाउस है, ध्यान रखना एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। अब आप इधर राज्य की स्टेट की बात करते हैं तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो 168 है, इसको हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं, यानी राज्य विधानमंडल का ये हिस्सा है, इसलिए इसके पास में विधायी शक्तियां है। देखते देखो कौन कौन सी है विधायी शक्तियां कौन कौन सी आती है, इस पर हम चर्चा अब करते हैं बढ़िया तरीके से। अब सबसे पहला है विधानमंडल का सत्र बुलाना। ही कैन समन, prorogue the state legislature and dissolve the legislative assembly। लेजिस्लेटिव कौन सी? स्टेट की असेंबली। तो दिमाग दौड़ाओ दोस्तों, आपको पता है कि किन किन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, यानी मैंने आपको बताया था यूनिकैमरल और बाइकैमरल की बात की गई थी। तो अपने राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर यूनिकैमरल है, और मैंने आपको बताया भी था कितने स्टेट में है, नाम भी लिखे थे, ध्यान रखना आप इसको। खैर हम बात करते हैं यहाँ पर कि विधानमंडल का सत्र बुलाता है, बुलाना, सत्र अवसान करता है और विधानसभा को भंग करता है। कितनी एक्टिविटी? 3 एक्टिविटी इसके अंदर है। तो ये आर्टिकल कौन सा है इसका देखा जाए तो, अब जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल आता है 174। कौन सा आर्टिकल आता है? 174। तो सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि असेंबली का जो सेशन है इसको समन कौन करता है, बुलाता कौन है? राज्यपाल। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की। फिर आता है प्रोरोग्यू, सत्र अवसान कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की। और फिर आता है कि डिसॉल्व भी कर लेता है, भंग कर लेता है। किसको भंग करेगा वो? किसको भंग करेगा दोस्तों? विधानसभा को। तो यानी 3 एक्टिविटी आप ध्यान रखना किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो उसका पावर कौन सा हुआ? ये विधायी। कौन सा पावर हुआ? विधायी। अब आप ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी पीटी में भी ऐसा सवाल पूछा हुआ है, एक तरह से ध्यान रखना, पुराने प्रश्न पत्र आप अगर कर रहे हो तो उसमें ऐसे सवाल आते हैं। ध्यान रखना, राइट शब्द है, नॉट पावर। नॉट पावर, यहाँ पावर शब्द यूज नहीं हुआ है, राइट शब्द यूज हुआ है। राइट ऑफ गवर्नर, अर्थात गवर्नर का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के कई चीजें हुई थी और बच्चों ने बड़ा गफलत में इसका उत्तर भी थोड़ा सही करके वो नहीं आया था। ये राज्यपाल का अधिकार है किस संबंध में? संदेश भेजने के संबंध में, राइट है उसका। तो राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस। अगर किसी विधेयक से संबंधित, अगर किसी कानून से संबंधित, यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पर मैसेज देना चाहिए हाउस को, तो वो मैसेज भेज सकता है। कोई भी कानून स्टेट से रिलेटेड अगर बनाया है सरकार ने और उसको लगता है राज्यपाल को कि मुझे इनको इन चीजों पर थोड़ा मैसेजिंग करनी चाहिए, तो वो करता है इस संबंध में। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, अब आता है अभिभाषण। जब हम अभिभाषण की बात करते हैं, हालांकि ये हिस्सा जो आता है वो आर्टिकल 175 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 175 का हिस्सा है ये। अभिभाषण यानी एड्रेस करता है, वो सामान्य है। अगर बाइकैमरल है, अलग अलग दोनों सदनों में जाके कर लेगा, और अगर जॉइंट हाउस है तो ध्यान रखना तो वहां जाकर के भी वो कर ले। मगर ये सिंपल एड्रेसिंग है, स्पेशल एड्रेसिंग अलग आर्टिकल है उसका। जैसे राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करता है, स्पेशल एड्रेस करता है, वैसा ही राज्यपाल भी राज्य में विशेष अभिभाषण करता है। देखिए ये रहा उसका, विधानमंडल में विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। इसका आर्टिकल अलग है, इसका आर्टिकल 176, इसका 175 और इसका 174। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, 174, 175 और 176। और मजेदार चीज बताऊं मैं आपको, उधर अगर आपको ध्यान हो तो 85, 86 और 87
अच्छी तरह ध्यान रखना, कितना कम, कितना बढ़ाना, कितना घटाना, आप जोड़ तोड़ कर देना, आपको पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना है और फिर उसमें से कितना घटाना है। तो आपको पता चल जाएगा 100 जोड़ना है, 11 घटाना है, तो अपना आप आपके पास में ये एक लाइन के अनुच्छेद याद रहेंगे तो दूसरे स्वतः आपको याद हो जाएंगे। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, यदि आपको ध्यान हो तो वहां लिखा हुआ आर्टिकल 85 में कि राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र बुलाता है, सत्र समाप्त करता है और लोकसभा को भंग करता है। तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? अगर हम इसमें से 11 घटाते हैं, ध्यान सुनना, तो कितने आते हैं? 74। फिर मैं कहता हूं कि इसमें 100 को जोड़ दो तो कितने हो गए? 174। तो ये स्टेट का आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी ट्रिक्स है जो आप सबको आती है। वैसे तो आप होशियार है काफी और जानकार भी है विषय के, इसलिए आप जानते हो। विधानमंडल में विशेष अभिभाषण करता है। प्रश्न आता है कि विशेष अभिभाषण कब कब करता है? विशेष का मतलब विशेष अवसर। विशेष अवसर कब आता है? जब नई सरकार का गठन होता है। जब नई सरकार का गठन होता है और उसकी पहली बैठक होती है, जब स्टेट में न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में असेंबली का जो पहला सेशन आता है तो उसमें वो एड्रेस करता है, वो विशेष अभिभाषण होता है। और प्रतिवर्ष एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन जो होता है पहला, और वो बजट सेशन होता है, उसमें भी वो एड्रेस करता है। तो एक तरह से विधानमंडल का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस जो गवर्नर का है, मैं आर्टिकल भी बता चुका हूँ इसका, 176 है। तो समझ में आ गई होगी आपको बात कि कब कब करता है? जब नई सरकार का गठन अर्थात विधानसभा के चुनाव अर्थात स्टेट असेंबली के इलेक्शन के बाद में, जब न्यू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अर्थात नई सरकार का जब गठन हो जाता है, तो उस सरकार के द्वारा जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर का जब असेंबली को असम्बल किया जाता है अर्थात उसका सत्र बुलाया जाता है, सेशन को कॉल किया जाता है, तब एड्रेस जो राज्यपाल करता है वो स्पेशल होता है। प्रति वर्ष पहला सत्र यानी एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन हमेशा बजट का होता है, क्योंकि नया साल जनवरी में लगता है और लगभग फरवरी में हम अपने विधानमंडल के जो सत्र हैं उसको बुला लेते हैं। तो उसमें जो एड्रेस करता है वो स्पेशल एड्रेस का हिस्सा होता है। तो ध्यान सुने, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। देखो ध्यान रखना, सत्र अवसान करना, विधानसभा को भंग करना, और अभिभाषण और लंबित विधेयक के संबंध में क्या करता है? संदेश भी भेज सकता है और विधानमंडल में एक तरह से विशेष अभिभाषण भी करता है। अब देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जब स्टेट असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ाएंगे आपको, तब इसको बताएंगे इसके आर्टिकल से संबंधित। जब विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पद रिक्त होने पर, यहां थोड़ा सा वैसे भी बताऊंगा, रिक्त होने पर ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड over its proceeding when the office of the both the speaker and deputy speaker fall vacant। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और चीज समझाना चाहूंगा, ध्यान रखना। हालांकि हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जब बात करेंगे तब इसको और डिटेल में थोड़ा देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो कही गई है उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, वो ये है कि अगर हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउस है, एक काउंसिल है और एक हमारा स्टेट जो असेंबली है, यानी विधानसभा। एक तो हमारा विधान परिषद है और एक हमारी सभा है। ठीक है, माफ करना, ये लिखने में थोड़ा साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये आपको यूं लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी जल्दी ऐसे लिख रहा है। ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, बहुत गंभीरता के साथ में लिख रहा हूँ और आपके लिए ही। तो परिषद में हमेशा ध्यान रखना कौन होगा? सभापति होगा और उपसभापति होगा। और अगर असेंबली की बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष यानी स्पीकर होगा और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर होगा। अब यहाँ जो प्रश्न आया है, ध्यान रखना, यहाँ चेयरमैन एंड चेयरपर्सन जो है, ध्यान रखना, काउंसिल का, और जो वाइस चेयरपर्सन है काउंसिल का, और यहाँ है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ जो मेन जो शब्द है, ध्यान रखना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रिक्त शब्द है। कौन सा है? रिक्त शब्द है। अब यूं कहा, ही कैन अपॉइंट एनी proceeding when the office of the both the speaker and deputy speaker fall vacant।
इस शब्द को अच्छी तरह से ध्यान में रखना आप, वैकेंट शब्द को। वैकेंट यानी रिक्त है जब उनका स्थान। अब मैं बार बार इस पर बल क्यों दे रहा हूं, क्यों मैं फोर्स कर रहा हूं कि रिक्त है? दोस्तों, एक अनुपस्थित भी होता है जिसको अंग्रेजी में एब्सेंट बोलते हैं। तो दोनों के थोड़ी प्रक्रिया अलग है। जब विधान परिषद, स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो है वो, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद वैकेंट है, तब तो गवर्नर, ध्यान रखना, ये सदस्यों को नियुक्त करेगा। तब गवर्नर व्यवस्था करेगा कि सदन का संचालन यानी हाउस को कैसे और किस प्रकार से चलाया जाए और कौन उसका स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होगा। तो यहाँ दो बातें आ गई कि स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर नहीं है और पद रिक्त है दोनों के। रिक्त का मतलब त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, चले गए, ठीक है, यानी रिक्त है पद। उस स्थिति में राज्यपाल व्यवस्था करेगा और राज्यपाल सदन में से किसी को भी ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। एग्जाम में सवाल आता है, हम गलत करते, सवाल वो पूछेगा आपसे, मैं आपको एक बढ़िया सा सवाल बना कि यदि विधानसभा का, इफ द असेंबली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पोस्ट जो है वो अगर रिक्त है, खाली है, वैकेंट है, उस परिस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होगा वो करेंगे। ये एक ट्रेडिशनल घिसा पिटा उत्तर है, गलत है। सबसे वरिष्ठ यहाँ काम नहीं आएगा। हमने कहा रिक्त है। रिक्त का मतलब है कि अब राज्यपाल की जिम्मेदारी बनती, मैंने आपको कहा ना कि गवर्नर का पावर है, ये लेजिस्लेटिव पावर है उसके पास में, वो निर्धारित करेगा कि अब हाउस को कौन चलाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ वरिष्ठता का सिद्धांत आपका है। अब मैं दूसरा पक्ष आपको सामने रखूं जिससे आपको समझ में आएगा। अब होता है कि अनुपस्थित की बात आती है। अनुपस्थित का मतलब यह हुआ कि जैसे एक उदाहरण लेते कि असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है, एक के घर में शादी है, दूसरा बीमार हो गया और दोनों हाउस में नहीं आए और हाउस चल रहा है। उस स्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस की बन जाती है कि अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, एक परंपरा हमने तय कर रखी है जो आपने पार्लियामेंट में भी पढ़ा है कि हम एक पैनल बना लेते हैं। हम एक 5 मेंबर्स का पैनल बना लेते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उन पैनल में से व्यक्ति आता है और वो अध्यक्षता करते हैं। कई बार आपने टीवी पर लाइव देखा होगा कि जो स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर उस सीट पर बैठा हुआ नजर नहीं आता है और कोई तीसरा आदमी ही आपको उस पर बैठा हुआ नजर आता है। तो स्थिति स्पष्ट होगी दोस्तों। अगर एब्सेंट है तो हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अगर वैकेंट है तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक बात है। डिटेल में जब पढ़ेंगे हाउस तब और इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी विधायी शक्तियां देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये एक और आपके लिए विधायी शक्ति है। और आप देखिए राज्य विधान परिषद। अब राज्य विधान परिषद मैंने आपको कहा कि जहां बाइकैमरल सिस्टम है वहां पर आप ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारी राज्यसभा में कितने, हमारी जो राज्यसभा है, पार्लियामेंट का जो हाउस है राज्यसभा, और इस राज्यसभा में आपने देखा होगा 12 सदस्य, 12 सदस्यों को नॉमिनी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक वैसे ही यहां पर ध्यान रखना आप कि 1/6 किसका 1/6? सपोज माने राजस्थान में अगर हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा तो काउंसिल का जो टोटल मेंबर होगा 100 है तो 100 का 1/6, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं मैं, 1/6 सदस्यों को नॉमिनी कौन करेगा? गवर्नर। अब आता है कि ये किस फील्ड से आएंगे नॉमिनी मेंबर्स? तो बहुत सिंपल है, आपको अच्छी तरह से पता है, कला साहित्य, कला साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो कहने का मतलब आर्ट, लिटरेचर जो भी है आपका, और आपने देखा होगा सोशल वर्कर जो होता है और साइंटिस्ट यानी साइंस सेक्टर से, वहां से इन व्यक्तियों को नॉमिनी किया जाता है। मगर यहाँ पर एक 5वां बिंदु और है स्टेट के मामले में। ये 4 तो है ही, 5वां ये सहकारिता यानी कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है उसमें भी अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसको भी नॉमिनी गवर्नर कर देता है। तो ठीक बात है, ये आ गया। अब आता है हमारा
विधानसभा के लिए एंग्लो भारतीय को नामित कर सकता, मगर ये प्रावधान अब नहीं है। याद करो, हमारा अभी हाल ही में 126वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसको हम 104 संविधान संशोधन अधिनियम भी बोलते हैं, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और बिल के रूप में जो आया था तब 126 था, अच्छी तरह से याद रखना इस बात को। और जब वो एक्ट के रूप में हो गया तो 104 हो गया हमारा, ठीक है। 126वां संविधान संशोधन आया और उसमें आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 334 जो है उसमें SC/ST को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा स्टेट असेंबली, और उधर लोकसभा जो हमारे पार्लियामेंट का हाउस है उसमें उनका रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए और एक्सटेंड किया है, यानी 2030 तक किया। और उसी में एक प्रावधान था एंग्लो इंडियन का, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, न उसके बारे में कुछ कहा गया। इसलिए अब ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब नहीं रहा, स्टेट में नहीं है अभी ये प्रावधान। वरना हमारे यहाँ पर ये मोटे मोटे रूप से दक्षिण के कई राज्यों में, बंगाल है, आपके केरला, इन राज्यों में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। इवन गुजरात में भी, ध्यान रखना, ये था, मगर अब ये प्रावधान एंग्लो इंडियन का नहीं। आंग्ल भारतीय कौन होते? जो ब्रिटिश मूल का है और भारत में रह रहा है और भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए, वो जो लोग होते हैं ब्रिटिश मूल, इस शब्द को याद रखना, वो एंग्लो इंडियन में आते हैं। ठीक बात है। तो सिंपल सी बात है, 1/6 सदस्यों को नॉमिनी करता है। वहां 12 जो मेंबर्स हैं राज्यसभा में, उसको नॉमिनी कौन करता है? वहां जो नॉमिनी करता है वो प्रेसिडेंट करता है, और यहाँ कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन के मामले में। मैंने आपको बता भी दिया, 126वां 104 जो भी अमेंडमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, करंट में खूब आया है। और ध्यान रखना, जब एक्ट बन जाता है तो अलग स्थिति हो जाती है, और विधेयक यानी बिल के रूप में आता है तो उसका क्रमांक अलग होता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण डिसक्वालिफिकेशन, और बहुत प्रसिद्ध हुआ था, यदि आपको ध्यान हो, डिसक्वालिफिकेशन का जो मामला मैं आपको बता दूं, दिल्ली का मामला है और काफी चर्चा में रहा था। आपको पता होगा 2 वर्ष पहले की बात है, वर्तमान की नहीं है। दिल्ली सरकार ने उस समय जो, और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 21 विधायकों को उन्होंने संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में पोस्ट दे दी थी, और उनके ऊपर चार्जेस लगे थे, विपक्ष के द्वारा लगाए गए थे कि साहब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लाभ का पद है। और आप जान सकते हैं कि राज्यपाल ने, यानी जो एलजी है, सॉरी, वहां पर एलजी ने हमारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संपर्क किया, अर्थात उसकी सलाह, और सलाह के आधार पर उनको क्या कर दिया? एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया था उनको। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई विधानसभा का सदस्य चुनकर के आता है और जो उसकी शर्तें हैं, उन शर्तों के विरुद्ध जाकर के, जो कंडीशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंगेंस्ट जाकर के अगर उसका कोई व्यवहार होता है, किसका? मेंबर का, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। मगर इसमें एग्जाम में जो सवाल आने लायक है वो यह है कि वो किससे सलाह करता है? निर्वाचन आयोग से सलाह करता है। ही डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission। यहां इसको ध्यान से रखना, इलेक्शन कमीशन कौन सा? सेंटर का। कौन सा? केंद्र का। किसका? केंद्र का। ध्यान रखना, उससे वो ये सलाह करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे की जो शक्तियां हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बची है, एक वित्तीय है और दूसरी जो है आपने देखा होगा न्यायिक शक्तियां, और फिर राष्ट्रपति के साथ में राज्यपाल की तुलना, इस पर हम अगली क्लास में पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत सामान्य चीजें, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, और मेरा प्रयास है कि आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें बताने की कोशिश करूं मैं आपको। आप भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पीटी आने वाला है आपका, और जब भी पीटी हो तो इससे संबंधित जो भी सवाल हैं इसको
बार बार रिवाइज करके आप पढ़ना, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना और हौसला बुलंद रखो, आत्मबल बनाए रखो और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करते रहो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।